हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशेष गुप्ता है। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाया करेगी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसकी समय अवधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। तो हमने गाइस पिछली वीडियो में डिस्कस करा था प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास को हमने कालखंड के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। और पाषाण काल को मुख्यतः हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें पहला था पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल तथा तीसरा था नव पाषाण काल। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के दूसरे भाग के बारे में, जो है अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अर्ध ऐतिहासिक काल में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे आज। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी की अध्यक्षता में रेलवे की पटरी बिछाने का कार्य किया जा रहा था। तो लाहौर से कराची के बीच रेलवे की पटरी बिछाने के दौरान टीलों में से कुछ अवशेष निकलते हैं और खुदाई करते रहने पर अवशेषों की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण खुदाई का कार्य बंद करना पड़ता है। इसके 3 वर्ष पश्चात 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एसाइड डिपार्टमेंट के फाउंडर थे, और इन्होंने हमारे देश में पहले म्यूज़ियम की स्थापना करी थी, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। और यह काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने अवशेषों की खुदाई के आदेश दिए और अवशेषों की जांच भी करवाई, परंतु यह एक वैधानिक प्रक्रिया नहीं थी। और वैधानिक प्रक्रिया के रूप में 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के आदेश पर एएसआई डिपार्टमेंट के चेयरमैन जोल मार्शल ने खुदाई का कार्य शुरू करवाया। एक लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक हमारे भारत के वायसराय के तौर पर नियुक्त रहे। यह एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, इसलिए इन्होंने इस कार्य पे इंटरेस्ट लिया। तो जॉन मार्शल ने खुदाई का कार्य शुरू करवाया और कार्य दो लोगों को सौंपा, जिसमें पहले थे दयाराम साहनी जी और दूसरे थे राघव दास बनर्जी जी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में अपनी कठोर परिश्रम के पश्चात 1921 में हड़प्पा नगर की खोज कर डाली, और राघव दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नगर की खोज कर डाली। हड़प्पा जो नगर था उसे उसकी सभ्यता सभ्यता थी, वो मोहनजोदड़ो सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, माने सेम टाइम की दोनों सभ्यता थी ये। सिंधु घाटी की सभ्यता की समयावधि है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पहले यह माना गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है केवल सिंधु नदी तक ही सीमित है। सिंधु जो नदी है उसका प्रवाह कुछ ऐसा है, यहाँ पर यह अरब सागर में गिर जाती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर के की खोज के पश्चात जब खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया, तो कुछ इस आकृति में अवशेष मिलते गए और पूरे क्षेत्र में ये सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी। इसमें मुख्यतः स्थान है इस त्रिभुज के नॉर्थ उत्तरी सिरे में मांडा नाम की जगह है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार इस त्रिभुज के पूर्वी सिरे में आलमगीर नाम का एक क्षेत्र है, जो कि यूपी में है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार यह दैमाबाद, जो कि त्रिभुज के दक्षिण सिरे में स्थित है, और यह गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। इसी प्रकार सूतका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और यह दक्षिण नदी के किनारे है।
जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम है वह हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरा जो नाम है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, मैंने इसके बारे में बताया था आपको। यह एक शहरी सभ्यता है और जो इसकी भारत में खोज हुई है वो तो एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में हुई है। इसलिए इस जो शेप है ट्रायंगुलर है इसकी, जो इसकी नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है ये जो सभ्यता है। इस सभ्यता में तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था और कांस्य धातु के काफ़ी सारे बर्तन और काफ़ी सारी सामग्री मिली है, जिसके आधार पर इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था, माने परिवार में जो श्रेष्ठ इकाई मानी जाती थी वो माता मानी जाती थी। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग तथा व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने ही कपास की खेती प्रारंभ करी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा है, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। मापतोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथ में था। वणिक वर्ग उस समय के श्रेष्ठ कुल में से माने जाते हैं, जिनके हाथ में प्रशासन की बागडोर थी। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों और पशुओं को भी पूजा की जाती थी। पशुओं में एक कुबड़ वाला सांड जो होता है यहाँ पर काफ़ी फेमस था इस सभ्यता में, और इसकी पूजा का प्रचलन था। इस काल में एक बहुत मुख्य बात है कि इस सभ्यता में एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता में निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण और मोहरों के निर्माण और मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। मोहरें अधिकांश सेल खड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में पहली लाइन में बाएं से दाई और दूसरी पंक्ति में दाएं से बाई ओर लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को हम विस्त्रोफेदन कहा जाता है और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने के साथ साथ जलाने की प्रथा भी थी। अब हड़प्पा नगर की बात करते हैं, जिसे दयाराम साहनी जी ने खोजा था। यह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आता है। हड़प्पा नगर में सबसे बड़ा भवन था वह 12 कक्षों का अन्नागार था, जिसमें मुख्यतः जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है, जिसे 837 या समाधि 37 भी बोलते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है जो इसे 837 बोलते हैं? यहाँ पर मुख्यतः 57 कंकाल मिले हैं, जिसमें कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया गया। जिसमें 20 कंकाल पर हम कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि इस 20 कंकाल की हालत इतनी ख़राब थी कि इसमें कार्बन डेटिंग विधि फेल हो गई। इसलिए काल का निर्धारण न होने के कारण हम जब 57 में से 20 माइनस करते हैं तो 37 आता है। तो इसमें काल निर्धारण की पुष्टि हो गई थी कंकालों में। इसलिए इस कब्रिस्तान को हम 837 के नाम से भी जानते हैं या समाधि 37 नाम के नाम से भी जानते हैं। कि यहाँ इस समय हड़प्पा नगर में तांबा गलाने की भट्टी के साथ साथ तांबे का पैमाना भी मिला है। पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर मानव के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। इस सभ्यता में उर्वरता की देवी की पूजा की जाती थी और शंख का बना हुआ बैल भी मिला है और बटन के आकार की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ये कुछ स्थान हैं और इस स्थान की खोज जिस वर्ष की गई ये वो वर्ष है। और यह जो
स्थान है वो किस नदी किनारे स्थित था, वो नदी है। और इस सभ्यता, इस शहर के खोजकर्ता कौन थे, इस क्षेत्र के खोजकर्ता कौन थे, उनके बारे में दिया गया है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान के माउंट गोबड़ी नामक स्थान पर है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई और रावी नदी के किनारे यह स्थित था और दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। इसी तरह मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के लड़काना नामक प्रांत में स्थित है, 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई और सिंधु नदी किनारे स्थित है। आर डी बनर्जी, राघव दास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे। इसी प्रकार सूतका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, 1927 ईस्वी में इसकी खोज की गई और यह दाश नदी के किनारे स्थित है और ओरेल स्टाइन इसके खोज करता है। इसी प्रकार चंदूहड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, 1931 में इसकी खोज की गई और यह सिंधु नदी किनारे स्थित है। एम जी मजूमदार इसके खोज करता है। इसी प्रकार रोपड़, जो कि भारत के पंजाब में स्थित है, 1953 ईस्वी में इसकी खोज की गई और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है और वाई टी शर्मा इसकी खोज करता है। तो लोथल स्थान, जो कि गुजरात में है, इसकी खोज 1955 ईस्वी में की गई और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और एस आर राव इसके खोजकर्ता थे। आलमगीर, जो हमारे मेरठ में स्थित है, 1958 में इसकी खोज हुई और यह हिंडन नदी किनारे स्थित है। वाई डी शर्मा इसके खोजकर्ता थे। इसी प्रकार कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है, 1953 में इसकी खोज की गई और यह घग्गर घग्गर नदी के किनारे स्थित है और एक घोष इसके खोजकर्ता थे। इसी प्रकार राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, 1990 में इसकी खोज की गई और सरस्वती नदी के किनारे यह स्थित था और रफ़ीक मुगल इसके खोजकर्ता थे। जो राखीगढ़ है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। इसका जो समय अवधि मानी जाती है वो 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक मानी जाती है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मृतकों को टीला होता है। मृतकों माने मृत्यु, जो लोग मर जाते हैं उनका टीला। जो इस समय की जो बिगेस्ट बिल्डिंग है, सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है यहाँ की, एक विशाल धान्यगार, अ लार्ज ग्रेट ग्रेनरी। जो यहाँ की सबसे फेमस बिल्डिंग है, एक विशाल स्नानागार है। यहाँ पर नटराज की मूर्ति भी मिली थी इस मोहनजोदड़ो नगर में, जो कि भगवान शिव का रूप माना जाता है। तो यहाँ के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है और नृत्य करती हुई बालिकाओं की एक मूर्ति मिली है, जो कि ब्रोंज धातु की बनी थी, कांस्य धातु की बनी थी। तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। तो इस नगर में स्वास्थ्य चिन्ह का भी प्रतीक मिला है। यहाँ पर एक मेकअप बॉक्स, एक श्रृंगारदान की स्रोत भी मिला है और प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो प्रशासनिक कैपिटल थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों थी। एक ट्विंस कैपिटल थी इसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो नगर की जो घर थे उनकी जो ईंट का साइज था वो 4:2:1 के अनुपात में था। ये लेंथ थी, ये ब्रेथ, ये हाइट। इसी प्रकार चंदूहड़ो, जो कि एक ग्रामीण स्थल है, यहाँ पर गोल ईंटों के मकान बनाए जाते थे। यहाँ पर जो मोहरें प्राप्त हुई है वो मुख्यतः बेलनाकार थी और चूड़ियों तथा लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं और हाथी के दांत भी मिले हैं यहाँ पर। और बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के चित्र भी मिला है। लोथल, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी। यहाँ पर फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इससे प्रूफ होता है कि लोथल नगर से फारस तक व्यापार किया जाता था। यहाँ घोड़े की अस्थियां भी मिली है
यहाँ पर चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर मम्मी जो कि मिस्र सभ्यता से जुड़ी हुई है। मिस्र की सभ्यता में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर उसे ताबूत में पैक करके उसे पिरामिड में रखते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को मम्मी बोलते थे। तो यहाँ मम्मी की साक्ष्य भी मिले हैं। और सिंधु घाटी की जो लिपि है वो 64 बेसिक सिंबल्स 64 भाव चित्रात्मक लिपि मिली है। और लिखने का तरीका पहली पंक्ति में बाएं से दाएं और दूसरी पंक्ति में दाएं से बाएं था। आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, इस परास्थल की खोज 1958 में हुई थी और यह सैंधव सभ्यता का पूर्वी छोर निर्धारित करता है। और यह सभ्यता हड़प्पा संस्कृति की अंतिम अवस्था से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक भी अभी तक मोहर प्राप्त नहीं हुई। सूतका गैंडोर सैंधव सभ्यता की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है ये। और यह पुरास्थल जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज ए स्टीन ने 1927 ईस्वी में की थी। बेबीलोन के साथ व्यापार के कुछ साक्ष्य मिले हैं और इस बंदरगाह से इससे प्रूफ होता है बेबीलोन और इस बंदरगाह के बीच व्यापार होता था। यहाँ पर जो प्राप्त अवशेष हैं उसमें मुख्यतः मानव के अस्थि के जो राख होती है उससे भरे हुए बर्तन हैं और दूसरा तांबे की कुल्हाड़ियाँ हैं और मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित यह प्राक हड़प्पा पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम ए घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। यहाँ जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें मुख्यतः हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, घर में निर्मित कच्ची ईंटों का प्रयोग और यहाँ दो सांस्कृतिक अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं। तो गाइस ये मैप दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सिंधु घाटी है, सिंधु जो नदी है वो यहाँ से बहती हुई इन सभी नदियों में मिल रही है और यहाँ बहते 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 ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो पहले ये माना गया था कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास ही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, ये आपका चंदूहड़ो हो गया, मेहरगढ़ हो गया और गलगल हो गया, सूतका गैंडोर हो गया। परंतु ऐसा नहीं था। जब इसकी खुदाई प्रारंभ की गई तो इसमें त्रिभुज के आकार में इसके स्रोत प्राप्त हुए। तो इसमें मुख्यतः आपका सूरकोटकड़ा भी है और आपका यहाँ पर डैमाबाद भी है, आलमगीरपुर भी है, कालीबंगा भी है और आपका ये रोपड़ भी है, एक बनवाली भी है। चंदूहड़ो भी है और बस इतना ही था सिलेबस में। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।